शॉर्ट में रिवाइज कर चुके हैं। अब आ जाओ, हमने कहाँ से स्टार्ट कर लिया था? ये जो टॉपिक्स चल रहे चल क्या रहे, देखो ये मार्केट के पार्टिसिपेंट्स चल रहे। तो मार्केट पार्टिसिपेंट में हमने अपनी लास्ट क्लास में क्या पढ़ लिया था? मार्केट इंटरमीडिएरीज। इंटरमीडिएरीज में सब कवर होते हैं, ये एक जनरल ब्रॉडर व्यू बताया उन्होंने। इंटरमीडिएरीज में सब आते हैं, जो हम पढ़ रहे हैं वो इंटरमीडिएरीज ही है। अब उन्होंने सबसे पहले बोला भैया स्टॉक एक्सचेंज भी होता है, डिपॉजिटरीज भी होते हैं, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स भी होते हैं। ठीक है, अब ये एक्चुअल में स्पेसिफाई करे पहला इंटरमीडिएरीज उसने क्या बताया है? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट भी इंटरमीडिएरीज ही थे। अब ये क्या है? ट्रेडिंग मेंबर्स बोलो या फिर क्या बोलो ना, स्टॉक ब्रोकर्स बोलो या फिर क्या बोलो, सब ब्रोकर्स। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया डिपॉजिटरीज, इसके अंदर कौन होते हैं? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, तो होता क्या है कि ये अपने अंदर भी क्या कर लेंगे, एक और सब ब्रोकर्स रख लेंगे। समझ में आ रहा है? तो होता ये है ट्रेडिंग मेंबर्स बोलो, या फिर इसी का ही दूसरा नाम क्या है? स्टॉक ब्रोकर्स, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं ट्रेड करने में, स्टॉक्स को, शेयर्स को खरीदने और बेचने में। इनके अंडर में अगर कोई काम कर रहा है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? सब ब्रोकर्स। एक है मेन ब्रोकर, इनके अंडर में कोई है तो वो है सब ब्रोकर्स। ठीक है, चलिए। ट्रेडिंग मेंबर स्टॉक ब्रोकर एक ही होते हैं, ठीक है। सब ब्रोकर इनके अंडर में काम करने वाले हो गए। ठीक, चलो वन बाय वन समझेंगे। सबसे पहला टर्म, ट्रेडिंग मेंबर स्टॉक ब्रोकर रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड मेंबर्स होते हैं किसके? स्टॉक एक्सचेंज, मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पास इन्होंने अपने आपको सबसे पहले क्या करवाया होगा? रजिस्टर्ड करवाया होगा। ठीक है। हु असिस्ट द इन्वेस्टर, जो किसकी हेल्प करेगा बच्चा? हम इन्वेस्टर्स की, शेयर्स को खरीदने और बेचने में। ऑल द सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन ऑफ द स्टॉक आर कंडक्टेड थ्रू द रजिस्टर्ड ब्रोकर, यही रजिस्टर्ड ब्रोकर सारे काम करवाते हैं। ट्रेडिंग मेंबर्स एक तरीके से कौन होते हैं? कैन बी इंडिविजुअल्स। ठीक है, सोल भी हो सकते हैं, सोल भी हो सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर भी हो सकते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी हो सकती है, और क्या हो सकती है? बॉडी कॉर्पोरेट भी हो सकते हैं। अगर सोल काम करे तो इंडिविजुअल काम करे, अदरवाइज ये जो ब्रोकर्स है एज अ सिंगल इंसान भी काम कर सकते हैं, एज अ पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं, और एक कंपनी बनाकर भी काम कर सकते हैं। ठीक है, who are permitted to become a member of the recognized stock exchange subject to prescribed requirements। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन उनको फुलफिल करनी पड़ती है, तब जाके ये स्टॉक एक्सचेंज में जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फिर हमें ये फैसिलिटी देते हैं। सिंपल, समझ में आया? नेक्स्ट, सब ब्रोकर इज एन एंटिटी हु इज नॉट अ मेंबर, जो स्टॉक एक्सचेंज का मेंबर नहीं है। ये किसके अंडर में है? अभी जो हमने स्टॉक ब्रोकर पढ़ा उसी के अंडर में, तो ये अपना नहीं करवाते। ठीक है, बट हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ट्रेडिंग मेंबर, किनके एक्ट में बिहाफ करते हैं, किसके बिहाफ में एक्ट करते हैं? ट्रेडिंग मेंबर्स या फिर स्टॉक ब्रोकर। ये एजेंट होते हैं जो कि इन्वेस्टर को ही असेस करते हो। देखो ये कुछ नहीं, यहाँ पर ब्रोकर से हमारा कॉन्टेक्ट है, ब्रोकर ने बोला कि भैया जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह है मेरे सब ब्रोकर का दे दो, ये सारे काम करवा देगा। ठीक है, चलिए। सब ब्रोकर असिस्ट करते हैं इंक्रीजिंग द रीच ऑफ द ब्रोकर्स टू अ लार्ज नंबर ऑफ द इन्वेस्टर। ये एक तरीके से मेन ब्रोकर की क्या करे? हेल्प करे, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर इकट्ठा कर दे। ठीक है, अब ये जनरल बातें बता रहे। जो भी ट्रेड होता है हैव टू बी रूट ओनली थ्रू दी ट्रेडिंग टर्मिनल, जो हमने वो ट्रेडिंग मैकेनिज्म पढ़ा था उसी के थ्रू होता है बच्चा। रजिस्टर ब्रोकर्स उसी के थ्रू करवाते हैं। टू बी एक्सेप्टेड एंड एग्जीक्यूटेड ऑन दी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, सारे काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं। अब फिजिकल सारी चीजें बंद हो चुकी है। आप देखोगे बहुत पुराने पुराने है ना कंपनी के शेयर्स, आप देखोगे कि वो किस फॉर्म में है? फिजिकल फॉर्म में है। लेकिन हाँ, कंपनीज जैक दिन से भी सब ने बोल दिया कि आपको अब फिजिकल शेयर्स को नहीं रखना है, उसे क्या करना है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जितना भी खरीदना बेचना चलेगा वो किससे चलेगा? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। लेकिन अगर आपकी इच्छा है तो आप कंपनी से डिमांड कर सकते हो। आपने थोड़ा बहुत बिजनेस स्टडीज में लेफ्ट में पढ़ा होगा डीमटेरियलाइजेशन और रीमटेरियलाइजेशन। डीमटेरियलाइजेशन मतलब क्या? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट। रीमटेरियलाइजेशन मतलब क्या? वापस से फिजिकल फॉर्म में। तो चलो मेरे पास अगर मैं कह रही हूँ कि एक कंपनी के शेयर्स है इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, लेकिन जब चाहे मैं कंपनी से रिक्वेस्ट कर सकती हूँ और उसे क्या करवा सकती हूँ? रीमटेरियलाइजेशन। ये बस एक बैंक अकाउंट जैसा है कि भैया मेरे अकाउंट में भैया लाख रुपए रखे हैं, जब मुझे जरूरत होगी मैं इसे फिजिकल फॉर्म में, कैश फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो हमारी मर्जी है। लेकिन हाँ, पहले तो सब अब इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही रहेंगे। अब आप रिक्वेस्ट भेजोगे तो रिक्वेस्ट से आपको रीमटेरियलाइजेशन करके आपको फिजिकल सर्टिफिकेट मिल जाएगा जब चाहे। वो कोई ऐसा नहीं कि नहीं देंगे, मिल जाएगा, ये आपकी इच्छा है। ये एक एक्स्ट्रा फैसिलिटी हो जाएगी आपके लिए। ठीक है, अदरवाइज अब सारे के सारे शेयर्स किस फॉर्म में होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, डीमटेरियलाइज फॉर्म में। हाँ, ठीक है, चले। SEBI registration to a broker is approved based on the accept such capital availability, adequacy of the office space, equipment, manpower, successfully perform his activity, experience in the security trading, etc. सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो सेबी ने बोला
ब्रोकर को रजिस्टर करने के लिए हमारे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो सारी टर्म्स एंड कंडीशन अगर फुलफिल करोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ब्रोकर रिसीव करता है कमीशन, ऑब्वियसली अपनी ये सर्विसेज दे रहा है, बदले में उसे कुछ तो चाहिए होगा, समाज सेवा तो कर नहीं रहा है, तो कमीशन फॉर देयर सर्विसेज कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, ब्रोकरेज बोलेंगे। तो ब्रोकर क्या लेता है, ब्रोकरेज लेता है। मैक्सिमम ब्रोकरेज चार्जेबल टू अ कस्टमर इज फिक्स बाय द इंडिविजुअल स्टॉक एक्सचेंज। होता क्या है कि अननेसेसरी पैसा ना ले लिया जाए, कमीशन ना ले लिया जाए, इसलिए हर स्टॉक एक्सचेंज ने क्या कर रखा है, इंडिविजुअली फिक्स कर रखा है कि कितना मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्सिमम की लिमिट तय है, उससे कम लेना है ले लो, लेकिन इससे ज्यादा आप ले सकते नहीं है। हाँ, लेकिन वो मैक्सिमम लिमिट को क्रॉस नहीं करते, ज्यादा दे रखा ना। अब कोई बोलते नहीं है, इनको अपना अकाउंट ऑडिट करवाना होता है, कंप्लाइंसेस हुए हैं कि नहीं हुए एज पर रूल्स रेगुलेशन, ये हम ही को चेक करना है, हमें ऑडिट करते हैं इन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के, इन सब के, ठीक है। तो हम बैलेंस शीट देखेंगे, देखें कितना कमीशन है। अब देखो ये बात अलग है, करप्शन अलग है, दिख कुछ और रहा है ले कुछ और है, ये बात अलग है। अब ये अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो भैया आपका टैलेंट, अदरवाइज ऑन रिकॉर्ड कम दिख रहा है ना तो आप कुछ नहीं कर सकते, समझ में आए, ठीक। नेक्स्ट, सेवरल ब्रोकर्स जो भी है ऑफर करते हैं, ठीक है, और क्या क्या काम करके देते हैं, रिसर्च करके देंगे, एनालाइज करेंगे, एडवाइस करेंगे अबाउट द सिक्योरिटी, किसे खरीदना चाहिए किसे बेचना चाहिए, एक तरीके से आपको रिकमेंड करेंगे ना कि इस कंपनी, हमें लग रहा है कि ये कंपनी आगे चल के बहुत अच्छा जाएगी, आप इसके खरीद लीजिए, ये कंपनी बहुत डूबने वाली है, काम करिए इसे बेच दीजिए। तो ये हमें ये सारी सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हाँ फ्री में कुछ नहीं करेंगे, क्या लेगा, चार्जेस लेंगे, ठीक है। तो ये अभी हमने किसके बारे में पढ़ा, ट्रेडिंग मेंबर्स, या फिर इसका दूसरा नाम क्या, स्टॉक ब्रोकर, और इसी के अंडर में काम करने वाले कौन होते हैं, सब ब्रोकर्स। इनका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे अगर काम करना है तो मैं बॉम्बे या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से अपने आप रजिस्ट्रेशन करूंगी, प्लस सेबी के पास भी कराऊंगी। सेबी देखता है कि आपके ऊपर वो सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हो तो आप फिर रजिस्टर करोगे, अदरवाइज आप कर नहीं सकते, ठीक है। टर्म्स एंड कंडीशन है और कुछ नहीं। नेक्स्ट आ जाओ, हेडिंग से ही काम समझ में आना चाहिए, क्या लिखा है, कस्टोडियन, क्या होगा काम, फिजिकल शेयर्स इनकी कस्टडी में होंगे, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ना कन्वर्ट करके देते हैं, कुछ नहीं, ये डिपॉजिटरीज ही होते हैं, डिपॉजिटरीज ने अपनी एक सर्विस दे रखी है। डिपॉजिटरीज क्या बोल रहे हैं कि भैया कस्टोडियन, ठीक है। अगर मैं कंपैरिजन करूं, डिपॉजिटरीज का एक वो काम है कस्टोडियन, तो डिपॉजिटरी ये खुद भी कर रहा है या फिर किसी और से करवा रहा है, किसी और से करवा रहा है तो वो क्या कहला रहा है, कस्टोडियन, ठीक है। चलो, कस्टोडियन एक बॉडी है दैट इज चार्ज विद द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द होल्डिंग, क्या होल्ड करके रखेगी, पैसा भी होल्ड करके रखती है, और क्या होल्ड करके रखती है, सिक्योरिटीज भी, ठीक है। पैसा होल्ड करके रखती है और सिक्योरिटीज भी ऑफ इट्स लार्ज क्लाइंट। अब बेस्ड क्लाइंट टू क्लाइंट है, भैया कोई क्लाइंट कह रहा है कि भैया आप अपनी कस्टडी में पैसा रखो या फिर आप अपनी कस्टडी में सिक्योरिटीज रखो, जो भी होगा, ठीक है। चलिए, इन्होंने लिखा है कैरेक्टराइज इंस्टीट्यूशन सच एज, इन्होंने कहा बैंक हो गए, इंश्योरेंस कंपनी हो गई, ये सब कस्टोडियन का रोल प्ले करती है। बैंक बोलता है मैं कस्टोडियन बनने को तैयार हूँ, बैंक के पास क्या रखा रहता है, पैसे भी रखे रहते हैं, बैंक के पास क्या रखे, सिक्योरिटीज भी रखी रहती है, ठीक है। आपने यहाँ पे फिजिकल फॉर्म में यहाँ पे संभाल के रख दिया है, वो आगे होल्ड कर रही है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी वो रख सकते हैं। तो बैंक अपने आप को रजिस्टर्ड करवाता है सेबी के पास कि मैं एज अ कस्टोडियन काम करूंगा, लेकिन जब बैंक अपना रजिस्ट्रेशन करवाने जाएगा तो उसे कुछ टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी कस्टोडियन की, जो सेबी ने स्पेसिफाई कर रखी, तभी आप एज अ कस्टोडियन रजिस्टर्ड होंगे। एसबीआई बैंक बोल रहा है मुझे कस्टोडियन बनना है, तो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करो, बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। कोई इंश्योरेंस कंपनी बोल रही है मुझे भी कस्टोडियन बनना है, बन सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल्स दे दे के बता रही कि कस्टोडियन कौन कौन बन सकता है, बैंक्स हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी, कोई भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, इन एडिशन टू सेफगार्डिंग द सिक्योरिटी कस्टोडियंस आल्सो सेटल ट्रांजैक्शन इन दीज सिक्योरिटीज एंड कीप द रिकॉर्ड, ये अपने पास रिकॉर्ड भी मेंटेन करके रखेगा, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द क्लाइंट्स, और हेल्प करेगा, क्या क्या हेल्प करेगा, मेंटेन करेगा क्लाइंट की सिक्योरिटी और फंड्स, कलेक्ट करता है सारे बेनिफिट्स जो इस सिक्योरिटी में मिलने वाले बेनिफिट्स है, इस पैसे में मिलने वाले बेनिफिट्स है, जैसे कि इंटरेस्ट, तो बेनिफिट्स राइट्स जो कुछ भी होगा संभाल के रखेगा। कीप द क्लाइंट इन्फॉर्म एक्शन टेकन या फिर टू बी टेकन ऑन देयर पोर्टफोलियो, बताता रहेगा कि भैया और क्या क्या हम काम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये भी सर्विसेज दे रहा है, गाइडेंस, ये सब कौन है, इंटरमीडियरीज है। हम एक एक इंटरमीडियरीज की लिस्ट पढ़ रहे हैं, आगे चल के और डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा इन्होंने देना चालू कर दिया, जैसे सब ब्रोकर, स्टॉक ब्रोकर्स, ये सब कौन थे, इंटरमीडियरीज थे। अभी क्या पढ़ा, कस्टोडियंस, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आओ, क्या लिखा है, इन इंटरमीडियरीज का काम क्या था, इन्वेस्टमेंट को स्मूथ तरीके से लेकर जाना कि कहीं कोई रुके ना, ठीक है। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन भी वन ऑफ देम इंटरमीडियरीज है। आ जाइए, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज,
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में क्या होगा भैया, विद इन सेकेंड में खरीदा बेचा जाता है शेयर्स, विद इन सेकेंड में इधर से उधर हो जाती है सारी चीजें। तो अब होता क्या है, इनको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है, ये भी तो रिकॉर्ड मेंटेन करेंगे। अब सोचो विद इन सेकंड में इतने सारे नाटक हो रहे, तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने बोला कि भैया क्लियरिंग करना है। क्लियरिंग करना मतलब सेटलमेंट करना, वो T+2 का जो कंसेप्ट था ना, T+2 कि भैया शेयर्स पहुंच जाने चाहिए, ठीक है। तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन सेटलमेंट करवाता है, चीजों को क्लियर कराता है कि भैया T+2 डेज के अंदर जिसका पैसा उसे पैसे मिल जाए, जिसके सिक्योरिटी उसका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिमैट अकाउंट में चले जाए। बात समझ में आ रही है? तो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन प्रोटेक्ट करता है इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर, इंटरेस्ट ऑफ द इन्वेस्टर इन द सिक्योरिटी मार्केट, ठीक है। क्लियरिंग एजेंसी इंश्योर करती है स्टॉक एक्सचेंज मीट देयर ऑब्लिगेशन। स्टॉक एक्सचेंज का काम क्या है कि सारे काम स्मूथली तरीके से हो। तो स्टॉक एक्सचेंज का एक डिपार्टमेंट, उन्होंने बोल दिया भैया तुम्हारा एक डिपार्टमेंट, तुम्हें क्लियर करवानी है सारी चीजें, कहीं कुछ चीजें फंसनी नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं बैंकों का एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। होता क्या है, मेरा SBI बैंक में अकाउंट है, ठीक है। एटीएम भी किसका होगा, मेरा SBI का। लेकिन एक एटीएम मशीन मुझे पंजाब नेशनल बैंक की दिखी, मैं क्या करूंगी, उस मशीन का यूज करके पैसे निकाल लूंगी, जबकि अकाउंट कहाँ है मेरा, SBI में। लेकिन मशीन कौन सी यूज करी मैंने, तो समझ रहे हो क्या रहा है, पैसे किस मशीन से निकल गए, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट तो भैया वहां था। सारे बैंकों का आपस में क्या होता है, क्लियर होता रहता है कि भैया सेट ऑफ चलेगा, कि भैया तुम्हारे क्लाइंट ने इससे ले लिया, इससे इससे, तो ऐसे पूरा चीजें क्लियर की जाती है, सेटल की जाती है। तो ऐसे ही इतने बड़ी कंपनीज, इतनी सारी कंपनीज, स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक ही कंपनी है क्या, बहुत सारी कंपनीज है। तो भैया सब ट्रांजेक्शन करिए, और सब जब ट्रांजेक्शन करिए तो इसका भी सेटलमेंट होना चाहिए, इसकी भी क्लियरिंग होनी चाहिए। तो होता क्या है, या तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुद में ही एक अलग से डिपार्टमेंट बना ले, काम अगर कम होंगे तो एक डिपार्टमेंट से काम चला जाएगा, लेकिन काम अगर ज्यादा होगा तो इस काम को क्या किया जाएगा, आउटसोर्स किया जाएगा, ये काम किसी बाहर के इंसान को दिया जाएगा। तो आपको आगे चल के ये दो टर्म दिखेंगे, एक होगा क्लियरिंग हाउस और दूसरा क्या दिख रहा है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। अगर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज अपने ही किसी डिपार्टमेंट से करवा रहा है तो ये इनका खुद का हो गया, इंटरनल हो गया। अगर हमें लग रहा है कि भैया कॉपी चेक करना है ना बहुत बड़ा टास्क है, तो ये काम हमने किसी बाहर के यूनिट को दे दिया। बात समझ में आ रही है? ठीक है। या फिर कॉपी चेक करना हम कह रहे हैं कि हाँ यार हम खुद ही कर लेंगे, तो खुद करें। जब खुद करते हैं तो क्लियरिंग हाउस, इन हाउस हो रहा है, अंदर ही काम हो रहा है। लेकिन ये काम जब हमने किसी बाहर को आउटसोर्स कर दिया तो इसे हम क्या बोलेंगे, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। क्या ये डिफरेंस समझ में आ रहा है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज खुद अपने डिपार्टमेंट में करवा रहा है तो क्या टर्म बोलेंगे, क्लियरिंग हाउस। लेकिन अगर ये काम किससे करवा रहा है, बाहर किसी अंडरटेकिंग से करवा रहा है तो कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशन मतलब अलग से एक कंपनी बना दी, ठीक है, अलग से एक कंपनी बना दी। तो बच्चे ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इनका खुद का क्लियरिंग कॉर्पोरेशन है, इन्होंने अलग से एक कंपनी बनाई है, और ये कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के लिए सारी चीजें क्या करके देती है, क्लियर करके देती है। तो उसका नाम क्या है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की क्लियरिंग कॉर्पोरेशन क्या है, इंडियन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्लियर है? ऐसे ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, इन्होंने भी अपनी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बना के रखी है अलग से, जिसका नाम क्या है, NSE क्लियरिंग। और ऐसे ये पूरी लिस्ट मैंने दे रखी है बच्चा, आगे चल के हम दूसरे चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे। जब कौन सा चैप्टर आएगा, सेक्रा आएगा, सेक्रा अलग से पूरा एक्ट पढ़ेंगे, उस एक्ट में स्टॉक एक्सचेंज पढ़ेंगे, स्टॉक एक्सचेंज की डिटेलिंग पढ़ेंगे, तो स्टॉक एक्सचेंज कैसे बनता है, उसके क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का क्या क्या काम होता है। देखो यहाँ पे अभी बस इंट्रोडक्शन दिया, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन कौन होता है, काम समझ में आ गया। अब मैंने आपको डिटेलिंग में थोड़ा सा बता दिया कि ये सारी कंपनीज है जो क्या काम करती है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का काम करती है ये। अब मुझे बताओ, जो मैंने लिस्ट बताई है फर्स्ट वाले पॉइंट में आएगा कि सेकंड वाले पॉइंट में, सेकेंड वाले पॉइंट में। ये कंपनीज है जो कि स्पेशली ये काम ही करती है, उसमें वो एक्सपर्टीज है, ठीक है। और हाउस मतलब क्या, छोटे काम है, छोटे लेवल के तो खुद ही कर रहे हैं। समझ में आया? तो ये सब इन हाउस के एग्जाम्पल, ये सब किससे थे, कॉर्पोरेशन के। अब पूरे अच्छे से कंसेप्ट समझ में आएगा। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन एक वाइटल रोल प्ले करता है किस चीज में, इन्वेस्टर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने में इन द सिक्योरिटी मार्केट। ये इंश्योर करता है कि स्टॉक एक्सचेंज मीट देयर ऑब्लिगेशन टू क्या, डिलीवर दी फंड्स या फिर सिक्योरिटी। जिसको पैसा देना उसको पैसा टाइम पे पहुंच जाए, जिसको सिक्योरिटी देना उसको सिक्योरिटी टाइम पे पहुंच जाए। तो T+2 का जो कंसेप्ट होता है इसी से होता है। दीज एजेंसी एक्ट एज अ लीगल काउंटर पार्टी टू ऑल दी ट्रेड्स, ये पूरा का पूरा ट्रेड में नजर रखते हैं। गारंटी द सेटलमेंट ऑफ ऑल द ट्रांजेक्शन ऑन द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। इट कैन बी अ पार्ट ऑफ, क्या लिखा है, इट कैन बी पार्ट ऑफ एक्सचेंज या फिर सेपरेट एंटिटी। इसका मतलब यही, अगर पार्ट है तो क्या होगा, क्लियरिंग हाउस होगा, हाउसिंग होगा। और क्या लिखा है, सेपरेट एंटिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो यहाँ पे लिख लो बच्चा, ठीक है। यहाँ क्या लिख लो, क्लियरिंग हाउस लिख दो, हाउसिंग, और ये क्लियरिंग कॉर्पोरेशन।
ठीक है, चलिए वापस आओ। अब क्या नेक्स्ट हेडिंग है? मर्चेंट बैंकर्स, ये सब इंटरमीडिएट्स की लिस्ट है, ठीक है। आ जाओ, मर्चेंट बैंकर, बैंकर्स है ये लोग, कौन है? बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर्स भी अपने आप को रजिस्टर्ड करवाते हैं। जो भी यहाँ काम कर रहा है बिना रजिस्ट्रेशन के काम कर ही नहीं सकता, सभी के पास तो रजिस्ट्रेशन मस्ट है, ठीक है। एक्ट कहाँ कहाँ काम करते हैं? इशू मैनेजर, ये एक्ट एज अ इशू मैनेजर, मतलब पूरा का पूरा आईपीओ आएगा इनके दम पे आएगा, एफपीओ आएगा इनके दम पे आएगा, ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट बैंकर्स होते हैं, ठीक। ये लीड मैनेजर्स होते हैं। लीड मैनेजर क्यों बोला? क्योंकि मैनेज करते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकर्स क्यों बोला? क्योंकि ये इन्वेस्ट भी तो करते हैं। मर्चेंट बैंकर एक बैंक है, ठीक है। ये बैंक आईपीओ एफपीओ में भी हेल्प करेगा, कहीं उसे पैसा लगाना अच्छी कंपनी लग रही तो उसका खरीदेगा भी। ये अंडर राइटर का भी रोल यही प्ले करते हैं, सब यही बने बैठे हैं, पूरा मैनेज करते हैं। हाँ, ये बैंक ही होते हैं। मैं कह रही हूँ एसबीआई बैंक अपने आप को मर्चेंट बैंकर जैसा रजिस्टर्ड करवाएगा, जैसे बोला ना बैंक अपने आप को कस्टोडियन की तरह रजिस्टर करवाए। सच बताऊं तो बच्चे बैंकों का ही है ये यहाँ पूरा इलाका। पूरे इंटरमीडिएट्स कौन है? आधे से ज्यादा 70-80% आपको बैंक्स दिखेंगे, बैंक ये सारे काम करे, वो ये सारी फैसिलिटीज दे रहे। बस समझ में आ रही? बस उनका नाम क्या हो गया है? मर्चेंट बैंकर, कस्टोडियन। तो ये बस काम के हिसाब से नाम रखते जा रहे हैं, ठीक है। इंश्योरेंस कंपनी, ये सब जिनके पास पैसा है ना, क्योंकि बड़ा पैसा तो इन्हीं के पास है ना। जब हम आईपीओ लेके आ रहे हैं तो बच्चा मार्केटिंग लगती है, ठीक है। देन पूरा का पूरा मैनेजमेंट लगता है, पैसे लगते हैं। अब कंपनी के पास पैसे नहीं है तो किसके पास जाएंगे? इन्हीं बैंकों के पास जाएंगे कि बैंक भैया अभी तो कर, जब हमारे पास पैसा है मैं दे दूंगा तेरी फीस। समझ में आ रहा है? तो बड़ा पैसा इन्हीं के पास रखा है, यही सारे काम करते हैं, ठीक है। तो मर्चेंट बैंक ये सारे काम करता है। इन्वेस्टर वर्क अनेबल थ्रू दी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट टू होल्ड एंड ट्रांजैक्ट इन दी सिक्योरिटी। कोई भी इन्वेस्टर आएगा डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के दम पर सिक्योरिटीज खरीदेगा बेचेगा, ठीक है, इन दी डीमेटलाइज्ड फॉर्म। They are single point contact for the issuer during a new issue security. न्यू इश्यू सिक्योरिटी में ये काम करते हैं मर्चेंट बैंकर। दे कनेक्ट एंड कोऑर्डिनेट करते हैं अदर मीडिएटर से। देखो अब मर्चेंट बैंकर मेन लीड करता है, इसका नाम अभी यहाँ पे देखा ना, लीड मैनेजर। पूरे आईपीओ को ये लीड करेगा, इसके ही इंस्ट्रक्शन चलेंगे। अब लेकिन एक बैंक एसबीआई से काम थोड़ा ना चलेगा, एसबीआई बैंक की होगी पूरी की पूरी टीम। तो एसबीआई बैंक को मर्चेंट बैंकर बोला ये लीड कर रहा है, लेकिन इसके नीचे भी क्या होंगे? सब मैनेजर्स होंगे, ठीक है। सब मैनेजर्स में दूसरे पंजाब नेशनल बैंक, ये सारे बैंक इसके अंडर में काम कर रहे हैं। तो डिपेंड करता है ना, पूरा स्ट्रक्चर। आईपीओ जितना बड़ा, काम भी उतना ज्यादा बड़ा होगा। तो ये अदर मीडिएटर्स को से क्या करते बच्चा? कोऑर्डिनेट करवाते हैं। ऑल ओवर इंडिया आईपीओ लेकर आना है ना, कि बस एक शहर पे लेकर आना है, तो सारे बैंकों से कोऑर्डिनेट करवाना, सारे ब्रांचेस से कोऑर्डिनेट करवाना, ठीक है। तो ये सारे काम यही मर्चेंट बैंकर करवाता है। ये सच एज ये सारे अदर मीडिएटर्स कौन से? रजिस्ट्रार, ब्रोकर, बैंकर्स, अंडरराइटर, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, मैनेजिंग द इशू प्रोसेस। यहाँ बहुत छोटा इंट्रोडक्शन दे रखा है, अभी डिटेल में जाएंगे, एक 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 काम पढ़ेंगे, फंक्शन पढ़ेंगे। ये बस देखो इतने से पैराग्राफ में क्या ही समझा लेंगे ये लोग, ठीक है। बस शॉर्ट में बताए मर्चेंट बैंक का इंटरमीडियरी है, ठीक है। अब जब हम काम पे जाएंगे तो डिटेल काम आएगा। जो हम पढ़ेंगे आईपीओ वो सब मर्चेंट बैंकर करवा रहा है, ठीक है। वो काम किसके हैं? रेटिंग एजेंसी। हाँ, ये एक तरीके से क्या करती है, कंपनीज को रेट देती है। क्या रेट देती है? इसकी क्रेडिटेबिलिटी, कि भैया ये कंपनी को है ना इशू लेके आ रहे हैं, कितना आपको स्टार्स, एक तरीके से हम बोलते हैं ना कि ये 5 स्टार है, 10 स्टार है। तो ये एक तरीके से एजेंसी रेटिंग देती है, किसी कंपनी की क्रेडिटेबिलिटी का बेस बताती है, ठीक। चले, इसे बाद में पढ़ेंगे। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, डेरिवेटिव भी बाद में पढ़ेंगे बच्चों। फ्यूचर ऑप्शन ये इसी के पार्ट है। अभी चिल्लर वाला पोर्शन पहले करा रही, ठीक है। आ जाओ, हेडिंग दिख रही है आपको? राइट्स एंटाइटलमेंट, पेज नंबर 41। आओ स्टार्ट करें। बीच में मैंने क्या भी छुड़वाया है? एक्सचेंज वाला और डेरिवेटिव वाला, ठीक है। आ जाओ। राइट इश्यू जानते हैं बच्चों? बताओ राइट इश्यू क्या होता है? किसको देते हैं? नहीं, एग्जिस्टिंग ही क्यों देते हैं? राइट इश्यू मतलब हम राइट दे रहे, किसको दे रहे? एग्जिस्टिंग शोल्डर। मैं फर्स्ट टाइम आईपीओ लेकर आई हूँ, मैं आईपीओ लेके आ गई, तुम लोग सबने मेरी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, ठीक है। तुम मेरी कंपनी के शेयर होल्डर हो गए, ठीक है। 2 साल बाद मुझे फिर से पैसे की जरूरत पड़ती है, तो अब मैं आईपीओ लेके आऊंगी कि एफपीओ लेकर आऊंगी? एफपीओ। तो एफपीओ मतलब फिर से नए इन्वेस्टर्स को ढूंढ रही हूँ, नए इन्वेस्टर्स को ढूंढ रही हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा कि भाई जिसने मुझ पे भरोसा किया है, ठीक है, वो अगर मेरी कंपनी की परफॉर्मेंस देख रहा है तो वो ज्यादा भरोसा करके मुझे और पैसे देने का सोचेगा, और उसकी शेयर होल्डिंग क्या होगी, उसकी ओनरशिप क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी,
भाई अभी तुम लोग के पास 10% है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें फिर से कहती हूँ कि मुझे पैसे की जरूरत है, तुम लोग पैसा दो, अब 15-15, 20-20% हो जाएगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, प्रोपोर्शनेटली होता है वो, ठीक। तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से ही वापस से पैसा मांगना, क्योंकि हमें मालूम है कि तुम हमारी कंपनी में एक बार भरोसा कर चुके हो और तुमने मेरी कंपनी के शेयर्स बेचे नहीं है, मतलब भरोसा करते हो ना। भाई नए इन्वेस्टर्स को ढूंढने जाएंगे तो शायद वो भरोसा करे या ना करे, 90% सब्सक्राइब हो या ना हो, तो कंपनी के लिए फायदे में क्या है भैया, राइट इश्यू दे देना। लेकिन जो राइट इश्यू होता है ये दिया जाता है बच्चा थोड़े से कम रेट में। मेरे एग्जिस्टिंग शोल्डर हो, मेरे पुराने हो, तो भैया अब हम क्या करेंगे, आपको थोड़े से सस्ते में प्रोवाइड करेंगे। तो राइट इश्यू एक तरीके का राइट होता है। ये राइट किसके लिए होता है? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स के लिए। बात समझ में आ रही है? चलिए, अब एक प्रैक्टिकल, ठीक है, एग्जाम्पल भी दिखाऊंगी। ये डिटेल्स है, किसकी है? हमारी एयरटेल की है, एयरटेल कंपनी की डिटेलिंग है, ठीक है। 2021 में वो इशू लेके आई थी। 2021 में जो वो इशू लेके आई थी वो क्या लेके आई थी? राइट इशू लेकर आई थी, समझना, ठीक है। सबसे पहले एक रिकॉर्ड डेट फाइनल की जाती है। क्या फाइनल की जाती है? एक रिकॉर्ड डेट। आपको मालूम है कि स्टॉक मार्केट में बच्चा विद इन सेकेंड, विद इन 1 मिनट इतने ट्रांजेक्शन होते, इतने ट्रांजेक्शन होते भैया, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है कौन पता कैसे चले? आज मैंने डिसाइड किया भैया, डेट क्या है, डेट क्या है, आज मैंने डिसाइड किया कि मैं जो राइट इश्यू है डिस्काउंट में देने वाली हूँ, सस्ते में देने वाली हूँ। कितने का देने वाली हूँ भैया? 535। लेकिन मार्केट में इसकी प्राइस कितनी है? 1000 रुपए। मैं अपने राइट इश्यूज, मैं अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को कितने में देना चाहती हूँ? 535 में, 535 में देना चाहती हूँ, ठीक है। लेकिन मेरे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर कौन है? अभी देखूंगी तो कोई और है, कल जब इशू लेके आऊंगा तो कोई और है। तो एक रिकॉर्ड डेट फाइनल की जाती है, एक डेट फाइनल की जाती है, एक डेट फाइनल की जाती है जिसे बोला जाता है रिकॉर्ड डेट। इसका नाम रिकॉर्ड डेट क्यों रखा? कि इस डेट में हम रिकॉर्ड चेक करेंगे, जो इस डेट में हमारा एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा ना, उसको हम ये ऑफर देंगे। क्योंकि भैया हर दिन बदल रहे हैं ना, आज तुम्हारे पास है, कल इसके पास है, परसों उसके पास है। मैं राइट इशू लेकर इन तीनों में से दूं तो किसको दूं? मैंने कहा एक डेट फाइनल कर दी। वो डेट क्या बोल दी मैंने? 28 सितंबर। 28 सितंबर में हम पूरा रिकॉर्ड चेक करेंगे, ठीक है। अब इस रिकॉर्ड में जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर होगा इसको ये मिलेगा। अब उसने 29 को किसी और को बेच दिया, या किसी ने 27 में किसी को बेचा, तो इससे अब हमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। उस डेट में रजिस्टर में जिसका नाम होगा उसको ये ऑफर मिलेगा। तो उस डेट को हम क्या बोलते हैं? रिकॉर्ड डेट। आगे चल के रिकॉर्ड डेट आएगा तो याद रहेगा पक्का। चलिए, अब इन्होंने कहा भैया रेशो, रेशो डिसाइड होता है कि कितने शेयर्स हैं आपके पास, कितने शेयर्स हैं। अगर आपके पास 14 शेयर है, 14 शेयर है तो आपको क्या मिल जाएगा उसके बदले में? एक शेयर मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे रेशियो डिसाइड होते हैं। अब मैंने कहा आपके पास 10,000 है तो भैया डिवाइड कर लेना 14 से, मिल जाएगा, ठीक है। ऐसा होता है। किसी के पास 15,000 है, किसी के पास 20,000, तो प्रोपोर्शनेट बेसिस में आपको ये मिलेगा। आपके पास 1 लाख है तो 1 लाख के हिसाब से हम डिवाइड करेंगे 14 से, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। तो हर 14 शेयर के बदले में आपको क्या मिलेगा? एक शेयर। तो कंपनी ऐसे रेशियो निकालती है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आ जाओ, क्या है? इशू प्राइस। कितने में इशू करेंगे? कितने में इशू करेंगे? 535। मार्केट प्राइस भैया 1000 है, हम आपको इतने सस्ते में दे रहे हो, तो भाई आपको इस कंपनी में भरोसा है तो आप क्या करोगे? पैसे दोगे, ठीक है। अगर ये फेल हो गया बच्चा, एग्जिस्टिंग शोल्डर फेल हो गए, नहीं देते हैं, तो भैया कोई बात नहीं, अब मैं एफपीओ लेके आऊंगी ना, नॉर्मल न्यू इन्वेस्टर्स के पास जाऊंगी, ठीक। चलिए, इश्यू पीरियड, विंडो ओपन होगी, सब्सक्राइब करने की विंडो ओपन होगी ना। तो विंडो ओपन कब की अपन ने? 5 अक्टूबर से, ठीक है। कब तक? 21 अक्टूबर ये विंडो ओपन रहेगी। इस विंडो में अब आपको मेरी कंपनी के शेयर्स खरीदने आना है। बात समझ में आ गई? लेकिन कौन खरीदने आएगा? जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर इस रिकॉर्ड डेट में शेयर होल्डर थे। इन्हीं के पास है ना ये ऑप्शन। कोई और कोई भी आ जाएगा क्या? नहीं, कोई भी नहीं आएगा। हमारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर ही आएंगे, और वो आएंगे जो इस 28 डेट को हमारे कंपनी के शेयर होल्डर थे। उनको बता दिया जाता है, इन्फॉर्म कर दिया जाता है, लेटर जाता है उनके घर पे, ठीक है। अब क्या लिखा है? आर ई ट्रेडिंग पीरियड। यही ये कंसेप्ट जो मुझे आपको समझाना है। आ जाओ, हेडिंग क्या लिखा है? राइट एंटाइटलमेंट। राइट इशू नहीं लिखा है बच्चा। क्या राइट इशू लिखा है? नहीं। लेकिन प्लीज आप यहाँ पे लिख देना, मैं राइट इशू की ही बात कर रही हूँ। राइट इशू से ही मतलब है राइट एंटाइटलमेंट, समझो। मैंने कहा ये ऑफर आप सबको मिला। आप एग्जिस्टिंग शेयर 28 सितंबर को आप लोग सब क्या थे? मेरी कंपनी के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, ठीक है। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर थे, आप सबको ये ऑफर मिला। आपको लग रहा है कि यार ये प्राइस तो बहुत अच्छा है, लेकिन ना मुझे खरीदने में इंटरेस्ट नहीं है। तो अब आप क्या करोगे? इस राइट को क्या करोगे? बेच सकते हो। इस राइट को क्या कर सकते हो? बेच सकते हो। रिनंसिएशन, क्या ये टर्म याद आया? वेरी गुड। व्हाट इज राइट एंटाइटलमेंट? समटाइम टू फुलफिल दे नीड टू रेज कैश। कंपनी को पैसे की जरूरत है।
कंपनीज चूज द राइट इशू, अलग अलग तरीके हैं मार्केट से फंड रेज करने के, तो कंपनी ने क्या इशू किया, राइट इशू. Here, the existing shareholder get a chance to buy more share of the firm at a discounted rate. एक और चांस, ऑलरेडी आपके पास मेरी कंपनी के शेयर्स है, अब और मिल रहे हैं, और ओनरशिप मिल रही है, लेकिन किस रेट में मिल रहे हैं, डिस्काउंट रेट में, थोड़ा सस्ता मिल रहा है. नाउ द नंबर ऑफ द शेयर्स ऑफ द फर्म यू कैन बाय इन अ राइट इशू, आप ये राइट इशू खरीद सकते हैं, डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ द शेयर्स यू ऑलरेडी होल्ड. आपको कितने शेयर्स मिलेंगे ये किस पे डिपेंड करेगा, कितने आपने होल्ड करके रखे. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल देके बताया, रेशियो है 1:14 का रेशियो है, ठीक है. तो जितने आपके, आपका 1 लाख है तो 1 लाख के हिसाब से आप ज्यादा होल्ड करोगे, किसी पास 10,000 है तो 10,000 के हिसाब से प्रोपोर्शनेट बेसिस. कंपनी रेशियो हमेशा देती है. द प्रोपोर्शन एट विच द फर्म इज अलॉटेड दीज शेयर्स, उसके हिसाब से मिलेगा. अब राइट इशू तो हमें पता चल गया, मैं राइट एंटाइटलमेंट समझा रही हूँ. राइट एंटाइटलमेंट इज अ नंबर ऑफ द शेयर्स शेयर होल्डर इज एंटाइटल्ड ड्यूरिंग द राइट इशू. राइट एंटाइटलमेंट एक राइट है जिसे आप क्या कर सकते हो, बेच सकते हो. अगर आपको ये राइट खुद ही सब्सक्राइब करना है तो खुद आप मालिक बन जाओगे, या तो आप इसे क्या करोगे, किसी और को दे दोगे, किसी और को दे दोगे. वाई शुड यू ऑप्ट फॉर इट, ये राइट एंटाइटलमेंट की बात हो रही है. होता क्या है, जो ये आ रही है, ये किसी और को बेच रहे हो, आप कह रहे हो मुझे नहीं खरीदने, मेरे पास ऑलरेडी 1 लाख के शेयर्स है, मुझे भी इस कंपनी में दूसरी कंपनी में करने, लेकिन मार्केट में इसकी वैल्यू कितने की थी, कितने की थी, 1,000 की. आप इसे कितने में बेच दोगे भैया, सेम रेट में भी बेच सकते हो या और थोड़ा महंगा, अभी आपकी मर्जी है, ये आपका राइट है जिसे बेचा भी जा सकता है. इसे बोलते हैं राइट एंटाइटलमेंट. राइट एंटाइटलमेंट मतलब कि राइट टू रेफरेंस वाला जो राइट मिलता है, राइट टू बेचने वाला जो आपको राइट मिलता है, इसे राइट एंटाइटलमेंट बोलते हैं. ये एक तरह से हसल फ्री ट्रांजेक्शन है. भैया मेन मार्केट से खरीदने जाओगे तो कितने का पड़ रहा है, 1,000 का. हम अभी आपको कितने का दे रहे हैं भाई, सस्ते का दे रहे हैं, थोड़ा सा हम भी कमाएं इसमें, ठीक है. शेयर्स डायरेक्टली डिपॉजिट इन योर डीमैट अकाउंट, जिसको हमने बेचा उसको डायरेक्टली डीमैट अकाउंट में आ जाएगा. द इन्वेस्टर कैन आइदर अप्लाई फॉर द इशू, दो ऑप्शन है, तुम लोग के पास ये राइट है, या तो आप क्या करोगे, अप्लाई करोगे इस इशू में, मतलब खुद मालिक बनना चाहोगे, या तो दूसरा ऑप्शन क्या है, आप क्या करोगे, सेल दी राइट इन दी मार्केट लाइक अ शेयर. शेयर्स की तरह ही ये राइट बिकता है, बात समझ में आ रही है. स्टॉक मार्केट में जैसे शेयर्स बेचते हो ऐसे ही राइट एंटाइटलमेंट बिकता है, समझ में आ रहा है, ये राइट बेचते हो. RE शॉर्टकट में लिखा है राइट एंटाइटलमेंट. कैन नाउ बी ट्रेडेड लाइक शेयर, स्टॉक एक्सचेंज में शेयर की तरह ही इसे ट्रेड किया जाता है कि आप इसे कितने में बेचना चाहते हो. इट इज अ विन विन सिचुएशन है फॉर द इन्वेस्टर्स, कि भैया खुद खरीदेगा तो सस्ता पड़ेगा, किसी और को बेचेगा तो भैया मुनाफा होगा, फायदा होगा. दे कैन बाय डिस्काउंटेड शेयर, या फिर क्या कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं. अब वापस इस एग्जाम्पल में आ रहे हैं, रुको रुको, क्या लिखा है, इश्यू पीरियड, विंडो कब तक ओपन होगी सब्सक्राइब करने की, 5 तारीख से, 5 तारीख से कब तक, 21 तारीख तक. लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है खरीदने में तो आपके लिए 5 तारीख से कितना लिखा है, 14 तारीख, मतलब क्या लंबा ड्यूरेशन चल रहा है. इन्होंने बोला राइट एंटाइटलमेंट की जो ट्रेडिंग का जो ड्यूरेशन है, क्या लिखा है, RE ट्रेडिंग पीरियड, मतलब राइट एंटाइटलमेंट का ट्रेडिंग, आपको बेचना है ना, तो बेचना है तो 5 से 14 के बीच में आप इसे बेच दो. अगर खरीदना है तो खरीदने का टाइम आपके पास है, लेकिन आपने ना बेचा ना खरीदा तो ये लैप्स भी हो जाएगा. क्या बात समझ में आ रही है, कुछ बेटा डाउट नहीं था, रुक जाए कर, तेरे आधे से ज्यादा डाउट ऐसे ही होते हैं, पूरा कंप्लीट होने में हो जाते हैं, ठीक है. अब ध्यान देना, कंसेप्ट समझ में आ गया. राइट एंटाइटलमेंट इज द राइट इश्यूड बाय द कंपनी. ये एक तरीके का क्या होता है, जब कंपनी राइट इश्यू करती है, इसमें आपको एक राइट मिलता है, ठीक है, टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर टू सब्सक्राइब टू द न्यू शेयर्स other securities that the shareholder is eligible to apply right offer. हर कोई एलिजिबल है क्या, हर कोई एलिजिबल है. उन्होंने बोला कि भैया एलिजिबल लोग ही अप्लाई करेंगे, और वो एलिजिबल कौन है, सारे एग्जिस्टिंग है, नहीं. उस तारीख, चुप ना लाइक, उस तारीख 28 सितंबर रिकॉर्ड डेट में जो एग्जिस्टिंग है तो वो एलिजिबल है. एलिजिबल पूछ रही तू, हर नालायक. चलो नेक्स्ट, RE आर दी ऑफर टू शेयर होल्डर बेस्ड ऑन दी रेशियो, ये समझ में आ रहा है, ये है वो रेशियो वाला जो तू कह रही थी, ठीक है, ऑफ द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर हेल्ड ऑन द रिकॉर्ड डेट. राइट एंटाइटलमेंट आर इशू इन दी, ये भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होता है बच्चा, डीमोटलाइज फॉर्म होता है, अंडर अ सेपरेट, इसमें क्या मिलता है बच्चा, ISIN नंबर होता है, ये कंपनी क्रिएट करती है, फुल फॉर्म लिख लो इसका, इंटरनेशनल सिक्योरिटी आइडेंटिफिकेशन नंबर. अलग से नंबर मिलता है क्योंकि आप चाहो तो इसे क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो ना.
अलग से राइट का अलग से नंबर मिल रहा है, शेयर्स खरीदो तो भी नंबर रहता है, ये भी नंबर मिलता है क्योंकि इसे भी बेचा जा सकता है। ठीक है, लिखो फटाफट, बढ़ते आगे। अब ऑप्शन अवेलेबल टू बी एलिजिबल, ये ऑप्शन किसको एलिजिबल लिखा है बार बार, ये एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर इन द राइट इश्यू, समझ पा रहे हो क्यों बार बार लिखा है एलिजिबल, क्योंकि इस रिकॉर्ड डेट में जो एलिजिबल है। ठीक, एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर कैन, अब उसके पास ऑप्शन है, आ जाओ रीड करें। अप्लाई करेगा, दो ऑप्शन थे, क्या ऑप्शन था पहला, पहला ऑप्शन क्या था, या तो खुद खरीद ले या तो क्या कर दे, बेच दे। ठीक है, अब इसे टेक्निकली क्या बोलते हैं, अप्लाई फॉर द राइट इक्विटी शेयर टू द फुल एक्सटेंट ऑफ द राइट एंटाइटलमेंट, जो उसको राइट एंटाइटलमेंट मिला है, ठीक है, वो खुद ही पूरा का पूरा ले ले। पहला ये कि पूरा फुल ले ले, फोकस है फुल ले ले। दूसरा, अप्लाई राइट इक्विटी शेयर फुल एक्सटेंट राइट एंटाइटलमेंट, और क्या लिखा है, एंड एडिशनल। समझो, अब ये ऑफर सबको मिला है, ठीक है, जब ये ऑफर मैंने सबको दिया तो इन सारे बच्चों ने बोला कि हाँ हम खरीदने में इंटरेस्टेड है, बाकी ने टाइम लिया और टाइम लेने के बाद लैप्स हो गया, तो अनसब्सक्राइब पोर्शन बचा ना। अगर अनसब्सक्राइब पोर्शन मिला है तो क्या हो जाएगा, इनको अवेलेबल हो जाएगा। तुमने कहा कि भैया ये तो हम ले रहे हैं प्लस हम एडिशनल भी लेना चाहते हैं, समझ में आ रहा है, तो एडिशनल तब मिलेगा जब बाकियों का बचेगा, अगर बचेगा ही नहीं तो फिर नहीं मिलने वाला एडिशनल वाला। ठीक है, पहला क्या बोल रहा है, जितना हमें ऑफर मिला है हम पूरा लेने में इंटरेस्टेड है। दूसरा क्या बोल रहे हैं, पूरा लेने में तो इंटरेस्टेड है प्लस एडिशनल, अगर किसी का बचेगा तो भी हमें दे देना, हम वो भी लेने में इंटरेस्टेड है। ठीक है, तीसरे में आते हैं, अप्लाई करें पार्ट विदाउट, क्या लिखा है, रिनाउंस मतलब ट्रांसफर, विदाउट ट्रांसफर मतलब हम बेचना नहीं चाहते किसी को भी, मतलब हमें ऑफर मिला था, हमें ऑफर मिला था 10,000 का, 10,000 हमें शेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला, भैया मेरे पास अभी 6,000 तक के ही पैसे हैं, मैं छोटा सा पार्ट 6,000 लूंगा, बाकी 4 जो है वो क्या कर रहा है, रिनाउंस भी नहीं कर रहा है, लैप्स हो जाएगा। समझ में आ रहा है, विदाउट रिनाउंस, नहीं ट्रांसफर करना चाहता। या फिर उसने कहा कि मैं पार्ट में खुद लेना चाहता हूँ और पार्ट में क्या करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ किसी और को, बेचना चाहता हूँ। क्या ये थर्ड और फोर्थ एग्जाम्पल समझ में आ रहा है, पहले वाले में बोला 6,000 मैं रखना चाहूंगा और 4,000 उसके लैप्स हो जाएंगे, फोर्थ वाले में क्या बोल रहा है, 6,000 लेना चाहता हूँ और 4,000 किसी को बेच दूंगा, मतलब पूरा ले भी सकता है, आधा भी ले सकता है, आधा बेच भी सकता है, आधा वेस्ट भी कर सकता है, जो वेस्ट हो जाएगा वो एडिशनल में चला जाएगा। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्या बोल रहा है, या फिर पूरे से क्या करूंगा, रिनाउंस कर दूंगा, पूरा का पूरा बेचना चाहता हूँ। क्या समझ में है, राइट एंटाइटलमेंट समझ है, राइट एंटाइटलमेंट वो राइट है जो बेचने वाला राइट है, खुद रखना खुद रखो या तो बेचो, क्लैरिटी है पक्का। अब इन्होंने बोला आर ई राइट एंटाइटलमेंट नाइदर सब्सक्राइब, ना आपने खुद लिया ना ही आपने रिनाउंस किया ऑन एंड बिफोर द इशू क्लोजिंग डेट, वो जो इशू क्लोजिंग डेट जो मैंने दिखाई थी लास्ट डेट, तो क्या हो जाएगा बच्चा, साफ साफ बोल दिया लैप्स हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा, अब आपका ये ऑफर है ही नहीं, अब नहीं बेच पाओगे, खत्म हो गया। बाद में भी रहेगा, नहीं भैया बिल्कुल नहीं रहने वाला, क्लैरिटी है बच्चा, क्योंकि अब आपका ये वेस्ट हो गया, जो वेस्ट हो गया जिसने मांगा था ना एडिशनल, उनको अब दे दिया जाएगा। ठीक है, वो अप्लाई करते वक्त आप बोलना कि ये तो मैं ले रहा हूँ पूरे से, अगर एडिशनल भी होगा चांस होगा तो प्लीज मुझे देना, मैंने ओपन रखा है, तो कंपनी फिर वो देखती है अनसब्सक्राइब पोर्शन सब्सक्राइब भी करवा देती है। हाँ वो बाद में, क्योंकि जब एक बार क्लोज होता है कि जितनी एप्लीकेशन आगे आगे हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, जैसे ट्रेन में भी होता है ना अपग्रेड होती है, ट्रेन में रिजर्वेशन अपग्रेड्स होते हैं, तो बोलते हैं भैया सारी सीटें फुल हो गई है, लेकिन अगर कहीं कोई कैंसिल करेगा तो बाद में हम आपका क्या कर देंगे, अपग्रेड, थर्ड एसी से सेकंड, सेकंड एसी से फर्स्ट एसी मिल जाएगा, ऐसा होता है ना, तो सेम यही है, जिसने नहीं बोला है उनको मिल जाएगा, जिसने ओपन रखा है कि मुझे दे देना एक्स्ट्रा। ठीक है, चलिए, इन्वेस्टर कैन गेट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू आर ई लेटर ऑफर, लेटर ऑफर में सारी चीजें लिखी रहती है, बस लेटर ऑफर को अच्छे से पढ़ना है। लेटर ऑफर क्यों बोला है समझो, हम ऑफर डॉक्यूमेंट बोलते हैं, ऑफर दिया है, ऑफर डॉक्यूमेंट, ऑफर डॉक्यूमेंट प्रोस्पेक्टस यही बोलते हैं, वेरी गुड। लेकिन जब भी याद रखना, जब भी राइट इश्यू होता है, राइट इश्यू होता है, इसके लिए ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं बोलते, इसके लिए बस नाम बदल जाता है, लेटर ऑफ ऑफर होता सेम है, क्योंकि इस इश्यू का नाम राइट इश्यू है, तो इसके डॉक्यूमेंट को भी क्या बोल दिया है, लेटर ऑफ ऑफर है, दोनों का मतलब एक ही है, बस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नाम बस बदलते जा रहे हैं। क्लियर है, तो लेटर ऑफर वही ऑफर डॉक्यूमेंट है जो इश्यूर कंपनी स्टॉक एक्सचेंज देती है, वेबसाइट, इन सारी जगहों पे ये इन्फॉर्मेशन आपको राइट इश्यू की, राइट एंटाइटलमेंट की मिल जाएगी। अब मुझे बताओ यहाँ पे समझ में आए, नेक्स्ट हेडिंग एकदम चिल्लर, तुम लोग ऊपर से ही बता दोगे क्या लिखा है, इस राइट एंटाइटलमेंट को आप क्या कर सकते हो, रिनंसिएशन कर सकते हो, दैट मींस क्या कर सकते हो, किसी और को भी दे सकते हो, अब आपकी मर्जी है, ऑन मार्केट देना है ऑन मार्केट, ऑफ मार्केट देना है ऑफ मार्केट। ऑन मार्केट मतलब क्या, स्टॉक एक्सचेंज में ही बेचना है, डेट दिखाई थी अभी, उसे स्टॉक एक्सचेंज में बेच दो,
आपने होता क्या, जैसे फॉर एग्जांपल इस सिस्टम में आप डालते हो भैया मेरे इतने शेयर्स है, इतने रेट में मैं बेचना चाहता हूँ। किसी ने डाला कि भैया मैं इतने शेयर्स इतने रेट में खरीदना चाहता हूँ, तो दोनों का क्या हो जाता है, मैच हो जाता है, तुरंत T+2 कॉन्सेप्ट में वो, है ना, ट्रांसफर हो जाएगा पूरा। बात समझ में आ रही है? तो ऐसा होता है कोडिंग, यहाँ पे ऐसे हम डालते हैं, ठीक। तो यहाँ पे ऑन मार्केट तो समझ में आ रहा है, इन्वेस्टर कैंडिडेट्स, सेकेंडरी मार्केट प्लेटफॉर्म बिक जाएगा। ऑफ मार्केट क्या है? ऑफ मार्केट क्या है? हम स्टॉक मार्केट में नहीं बेच रहे, मार्केट में नहीं बेच रहे, ऐसे फिजिकल में बेच रहे। लेकिन यहाँ पे फिजिकल में ऐसे सर्टिफिकेट दूंगी क्या? सर्टिफिकेट फिजिकल फॉर्म में है क्या? नहीं, होगा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ही। आपकी बातें या तो सिस्टम के थ्रू सेकेंडरी मार्केट में हुई है, या तो आपने ऐसे ही बात कर ली किसी से फिजिकली कि भैया मेरे शेयर्स मैं तुझे बेच देता हूँ, मेरे पास अच्छा ऑफर आया, जैसे तुम लोग के पास ही है, तुमने अपने दोस्त को बोला कि यार ये ऑफर आया है मेरे पास, तू खरीदने में इंटरेस्टेड है तो बता। काम लेकिन डिमैट फॉर्म में ही होगा ना। काम आपका क्या होगा, ऑफ मार्केट में बेचा है, लेकिन बेचोगे कैसे? थ्रू अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपेट को बोलोगे, ठीक है। एक तरफ तुम हो, एक तरफ तुम्हारा दोस्त है, दोनों का डीपी अलग होगा ना, या एक भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ता है? समझ में आ रहा है? तो मैंने अपने डीपी को बोला कि भैया मेरा जो ये राइट है ये मुझे बेचना है, इसको बेचना है, तो इसको बेच दो। तो ये कहाँ, क्या स्टॉक मार्केट में किया मैंने? नहीं, तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑफ मार्केट। लेकिन काम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही होगा, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही करके देगा। ये बस ऐसे ही है कि भैया अकाउंट में रखा है पैसा, मेरे दोस्त के अकाउंट में पैसा चाहिए, तुरंत मैंने दिया, मैंने सामने बात करके तुरंत अकाउंट में पैसा दिया, ठीक है। या फिर मैंने क्या किया, ऑनलाइन मार्केट में पैसा दिया। बात समझ में आ रही है? तो बस ये डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं। रिनंसिएशन कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑन मार्केट या फिर ऑफ मार्केट, डिफरेंस समझ में आया? पक्का? चलिए यहाँ पे टॉपिक होता है ओवर। अभी हमने डिटेल में क्या पढ़ा, राइट एंटाइटलमेंट। ये राइट इशू की ही बात करता है, राइट इशू में मिलने वाले राइट को, कौन से वाले राइट को, कि खुद भी रख सकते हो और किसी और को भी दे सकते हैं, इसे राइट एंटाइटलमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये राइट एंटाइटलमेंट मतलब रिनंसिएशन की बात हो रही है, ऑन मार्केट ऑफ मार्केट हर तरीके से हो सकता है। अब प्रैक्टिकल आपने ये भी देख लिया, ठीक है, ये सारी चीजें रीड कर पाते हो, ये दिखा दिया एक बार। तो ये बताओ रीडेबल है सारी चीजें? रिकॉर्ड डेट समझ में आएगा? अब रिकॉर्ड डेट कहीं समझाया नहीं जाएगा, मैं बोलूंगी रिकॉर्ड डेट तो समझ में आ जाना चाहिए, एक ऐसी डेट जिस दिन रजिस्टर में हम नाम देखेंगे एग्जिस्टिंग शोल्डर, उसको ये मिलेगा। तो क्या मुझे राइट इशू करना था इसलिए रिकॉर्ड डेट, मुझे बोनस इशू करना है तब भी एक रिकॉर्ड डेट निकलेगी, डिसाइड की जाती है, ये कंपनी खुद ही डिसाइड करती है। मुझे बोनस देना है, बोनस शेयर देना है, किसको दूंगी भाई? मुझे डिविडेंड देना है, मैं किसको दूंगी भाई? तो बोनस इशू ला रही हूँ, राइट इशू लेके आ रही हूँ, डिविडेंड लेके आ रही हूँ, इन सारे कंसेप्ट में पहले सबसे पहला काम ही क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, रिकॉर्ड डेट आइडेंटिफाई करो कि किस दिन कौन से वाले एग्जिस्टिंग शोल्डर को हम देने वाले हैं, क्योंकि बच्चा स्टॉक मार्केट में इतने फ्लक्चुएशन से कि आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल है। क्लैरिटी है? पक्का? ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुद अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। चलो, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्या हेडिंग लिखा है, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इन इंडिया। अजय, ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म की बात करेंगे तो 3 प्लेटफॉर्म है, क्या मेन बोर्ड कुछ याद है? बताओ मेन बोर्ड। बॉम्बे और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। कहाँ पढ़ा था ये हमने, मेन और एसएमई? एंकर इन्वेस्टर पढ़ रहे थे। एंकर इन्वेस्टर में हमने पढ़ा था ये बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो मेन बोर्ड में इतना पैसा लगाते हैं और एसएमई में इतना, तो उससे मैंने आपको कंसेप्ट समझाया था और कहा था आगे चल के आएगा, अब ये फाइनली आ गया। मेन बोर्ड मतलब कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मेन बोर्ड, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मेन बोर्ड। एसएमई प्लेटफॉर्म मतलब स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, छोटी एंटरप्राइजेस के लिए। तो मैंने दिखाया था प्रैक्टिकली भी आपको ऑनलाइन कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एसएमई एक्सचेंज है, मतलब छोटी कंपनी जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है, जो अभी अभी स्टार्ट ही बस हुई है, तो भैया ये भीड़ में, बड़ी बड़ी कंपनी की भीड़ में भटक ना जाए, भटकना इन द सेंस किसी की नजर इस पर नहीं जाएगी, कोई इस पे इन्वेस्टमेंट करना पसंद नहीं करेगा क्योंकि बाकी कंपनी में तो छोटी दिखेगी, तो इनके लिए अलग से प्लेटफॉर्म तैयार किया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज नहीं अपना क्या। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो नाम दिखेगा वो एसएमई एक्सचेंज दिखेगा, बीएससी लिखा होगा, और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या लिखा होगा, एनएससी इमर्ज। ये एनएससी एमएससी वाला ही है, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस की ही बात कर रहा है, समझ में आ रहा है, ठीक है। एक और होता है, मैंने 2 बताए थे, होते 4 है, क्योंकि वहां पे 2 टर्म यूज हुए थे इसलिए मैंने 2 बताए थे, लेकिन होते कितने हैं, 4। पहला मेन बोर्ड समझ में आ गया, दूसरा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए अलग से प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, ये सब समझ में आ गया। अब आ जाओ बच्चा, तीसरा नाम क्या लिखा है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। शॉर्ट में बता रही हूँ, जो स्टार्टअप कंपनीज है, जो न्यू टेक्नोलॉजीज,
ठीक है, कुछ यूनिक चीज लेकर आई है। तो स्टार्टअप कंपनीज को अगर फंड रेस करना है तो भैया ये मेन बोर्ड और एसएमई में ना जाए, ये कुछ इनोवेटिव आइडियाज लेके आए ना। देखो वापस से नाम देखो, नाम अगर देखो, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म। इनोवेटिव आइडियाज को क्योंकि ग्रो करना है तो मार्केट से फंड रेस करना है, इसीलिए इनके लिए अलग से प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने ही अपना क्या कर दिया है, इनोवेटर्स ग्रोथ प्लेटफॉर्म तय है बॉम्बे ही सब, इन्होंने ही अपना ऐसे में निकाला है, इन्होंने इन्होंने क्या कर रखा है अपना इन्वेस्टर ग्रोथ प्लेटफॉर्म। बस अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग स्क्रीन चलेगी, भीड़ में नहीं दिखेंगे ये। एक और है, ये तो फ्रेश ही आया था पिछले सिलेबस में, तो ये तो बिल्कुल नया नया आया था। ये क्या लिखा है, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, मतलब किसी बात हो रही है, एनपीओ। क्या होता है ये एनपीओ बताओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये कंपनी ना धंधा करने नहीं आई, ये कंपनी की समाज सेवा करने आई है। तो भैया समाज सेवा करने के लिए अगर उन्हें पैसे की जरूरत पड़ती है, क्योंकि समाज सेवा में भी तो पैसा लगेगा, तो फिर वो कहाँ जाके अपने आप को रजिस्टर करवाएगी, लिस्ट करवाएगी, सोशल स्टॉक है। मतलब अलग अलग कंपनी, अलग अलग सब इन्हीं के पार्ट है। सबने अपने ही पार्टीशन कर रखे, अपने ही डिपार्टमेंट्स बना दिया अलग अलग। पहले क्या होता था, एक ही जगह आओ सब लिस्ट हो जाओ, खिचड़ी पक जाती थी। अब थोड़ा सा उन्होंने स्पेसिफिकेशन कर दिया, उन्होंने कहा कि भैया मेन बोर्ड अलग कर दो, एसएमए अलग कर दो, इनोवेटिव आइडियाज वाली कंपनीज को अलग कर दो, और जो एनपीओ कंपनी है, नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी, यहाँ सोशल स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी कंपनीज होंगी वो क्या होंगी, एनपीओ होंगी। इनोवेटर्स में कौन होगी, सारी इनोवेटिव आइडियाज होंगे। एसएमए में सारी छोटी कंपनीज होगी, और मेन बोर्ड में सारी बड़ी कंपनीज। तो इन्होंने अपने ही डिवाइडेशन कर दिया है ताकि खिचड़ी ना पके, क्योस ना हो। समझ में आया, पक्का। चले, अब इन्होंने कहा चलो थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। मेन बोर्ड, एप्लीकेंट, एप्लीकेंट कौन, वो जो कंपनी जो लिस्ट होना चाहती है। एप्लीकेंट, एप्लीकेशन देने वाली कंपनी। एप्लीकेंट क्या करेगी बच्चा, बॉम्बे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में क्या देगी, अपनी एप्लीकेशन देगी कि भैया वो लिस्ट होना चाहती है। लेकिन लिस्ट होने के लिए उन्हें क्या फुलफिल करना पड़ेगा, कुछ प्री रिक्वेस्ट है, मतलब प्री रिक्वायरमेंट्स। यहाँ रिक्वायरमेंट्स नहीं दे रखी है, शॉर्ट में एवं बता के रखा है। एक चैप्टर हम पढ़ेंगे, एलओडीआर। एलओडीआर का फुल फॉर्म क्या बताया था मैंने, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। जिन भी कंपनी को लिस्ट करना है भैया, पूरी कंडीशन है। आईसीडीआर पढ़ेंगे, ऐसे सभी की जो पढ़ेंगे पूरी की पूरी, है ना, वहां पे कंडीशन देंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने आपको अभी शॉर्ट में समझाने के लिए, बैकग्राउंड समझाने के लिए बोल रखा है कि कुछ कंडीशंस है, आज जो कुछ कंडीशंस में से वन ऑफ द कंडीशन क्या है। आप सबसे पहले अपना एक प्रोस्पेक्टस बनाओगे, वो प्रोस्पेक्टस ड्राफ्ट होगा। जब तक इनकम्प्लीट होता है तो हम ड्राफ्ट बोलते हैं, जब कंप्लीट होता है तो प्रोस्पेक्टस बोलेंगे। अगर कहीं प्रोस्पेक्टस लिखा है दैट मींस क्या है, वो कंप्लीट है। उसके आगे ड्राफ्ट लिखा है मतलब क्या, वो इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट कब होगा, जब सेबी हरी झंडी दे देगी, सेबी चेक कर लेगी। तुम ड्राफ्ट लेके आओगे, बस प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ, तुम लोग सब असाइनमेंट प्रोजेक्ट बना रहे हो तो अभी ड्राफ्ट है। एक बार टीचर ने यहाँ पे सील साइन मारा, फाइनल हो गया, कंप्लीट हो गया, बात समझ में आ गई। तो प्रोस्पेक्टस कंपनी की तरफ से कंप्लीट है, लेकिन स्टिल उसको ड्राफ्ट बोला जाएगा, क्योंकि अभी सेबी ने हाँ नहीं बोला है, इसमें सर्टिफिकेट नहीं दिया इसको। ठीक है, चलो बता रही हूँ। इन प्रिंसिपल अप्रूवल, ठीक है, ये नॉर्मल अप्रूवल है, बस टेक्निकली इन प्रिंसिपल अप्रूवल बोल रखा है। आप क्या करते हो, स्टॉक एक्सचेंज से जाकर अप्रूवल लेते हो, स्टॉक एक्सचेंज से जाकर अप्रूवल लेते हो कि हम अपनी कंपनी के शेयर, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये एक प्रोडक्ट है, इसे मुझे बेचना है, तो मैं अमेजोन से जाकर बोलूंगी कि मेरी ये एप्लीकेशन है, इस प्रोडक्ट को आपकी अमेजोन की वेबसाइट में दिखना चाहिए। लिस्ट करवा रही हूँ मैं एक तरीके से, तो मैं आपसे परमिशन ले रही हूँ, ठीक है। अब फॉर्मेलिटीज लगेगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स होंगे, ये सब मैं दूंगी, वो इसे चेक करेंगे, ये चेक करने के बाद वो हाँ करेंगे, ऐसा ही होता है। ठीक है, तो इन्होंने यही बोल रखा है, क्योंकि अभी आपने एप्लीकेशन दी है, फाइनल हुआ नहीं है, ठीक है, तो अभी हमने अप्रूवल के लिए अप्लाई किया, इन प्रिंसिपल अप्रूवल। जब अप्रूवल मिल जाएगा तो अप्रूव्ड लिख दिया जाएगा, अप्रूव्ड हो गया है आपका प्रोस्पेक्टस, ठीक है, ड्राफ्ट भी हट जाएगा। तो अभी ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस आपने कहाँ दे रखा है, फॉर द अप्रूवल रिक्वेस्ट दे रखी है। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स है, आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, तब जाके मेन बोर्ड में आप लिस्ट होते हैं। और ये कुछ रिक्वायरमेंट्स नहीं दी, बहुत चिल्लर दे रखी है, अभी तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट होती है, क्योंकि लिस्टिंग के रूल्स ही क्या होते हैं बच्चा, बहुत ज्यादा होते हैं। तो इन शॉर्ट सिंपल लैंग्वेज बोलूं तो आपने अभी अपना प्रोस्पेक्टस दे रखा है कि देखो चेक करो, बढ़िया लग रहा है तो अप्रूवल दे देने का। तो इसे टेक्निकली बोला जाता है इन प्रिंसिपल अप्रूवल ऑफ द ड्राफ्ट प्रोस्पेक्टस, ठीक है। दूसरा, एप्लीकेशन आपने सबमिट कर दी है, और आईपीओ क्या कराओगे, रजिस्ट्रेशन। कुछ नहीं, ये अभी फॉर्मेलिटी वाला है। अभी ये समझो, मेरे तरफ से ये समझो, मेन बोर्ड में लिस्ट कराने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स है, ये रिक्वायरमेंट्स हम डिटेल में दूसरे चैप्टर्स में पढ़ेंगे, ये कुछ नहीं है, ये वही है, ठीक है। ये बस हेडिंग बताइए, हेडिंग तो बहुत डिटेलिंग होती है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ये आईपीओ क्या होता है जरा बताओ मुझे। इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्या इशू करते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफर तो फर्स्ट टाइम लेके क्या लेकर आए, कौन से सिक्योरिटीज लेकर आए,
क्या बस इक्विटी लेके आए? इक्विटी भी ला सकते, डेट भी ला सकते, कुछ भी ला सकते, कंपनी की मर्जी भैया। मार्केट में पैसा लेने आई है तो भैया इक्विटी के थ्रू लूँ या फिर डेट के थ्रू। तो यहाँ इन्होंने बस बताया कि भैया जनता से हम क्या ले सकते हैं, डिबेंचर भी इशू कर सकते हैं। अब इन्होंने बोला ऑल क्या लिखा है, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर, मतलब जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होंगे, मतलब डिबेंचर ये प्योर डिबेंचर है विदाउट कन्वर्जन, ठीक है। ऑल जितने भी डिबेंचर्स है जो विदाउट इक्विटी में कन्वर्ट होने वाले इशू थ्रू, ये भी आप आईपीओ में इशू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इशू करने के लिए आपको ना सेबी के ना लंबी चौड़े रेगुलेशंस है वो फुलफिल करने पड़ेंगे। कर सकते हैं, बता रही हूँ मैं। इन्होंने बोला अगर आपको नॉन कन्वर्टेबल वाले डिबेंचर इशू करने हैं ना, तो उसके लिए नॉन कन्वर्टेबल वाले बस रेगुलेशन फॉलो करो। कन्वर्टेबल वाले करने तो कन्वर्टेबल वाले, ये बस शॉर्ट में बता रहे हैं सबके रूल्स रेगुलेशन। इक्विटी करने हैं, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो। डिबेंचर कन्वर्टेबल वाले करने रेगुलेशंस है, नॉन कन्वर्टेबल वाले रेगुलेशंस। ये बस आपको थोड़ा 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 बस जिस बताते जा रहे हैं, क्योंकि आगे डिटेल तो है, ठीक है। तो इन शॉर्ट आईपीओ में जो कुछ भी लेके आओगे, इक्विटी या डेट, कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल जो भी, सबके रेगुलेशंस है, सेबी ने बता के रखे, फॉलो करो। तो मतलब अगर डायरेक्टर आपसे बोलता है, देखो बुक जरूरी नहीं है कि आपको पूरे एक्ट पूरे रेगुलेशंस पढ़ाए। आपकी बुक आपको बस इतना तैयार करती है कि अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे, हर एक्ट को थोड़ी ना कवर करती है, हर चीज को थोड़ी ना कवर करती है। तो अब अगर आपका डायरेक्टर बोलता है भैया कन्वर्जन वाले करने हैं, तो भाई आप कन्वर्जन के रेगुलेशन रीड कर पाओगे? अगर एक नॉन कन्वर्टेबल वाला पढ़ लिया या इक्विटी का पढ़ लिया, तो अब आप इतने एलिजिबल हो कि सारे रूल्स रेगुलेशन अब आप पढ़ सकते हो, ठीक है, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो। ठीक, जैसा मैं कहूंगी, जैसे कंपनीज एक्ट अगर आपने पढ़ रखा है, तो कंपनीज एक्ट का कोई सेक्शन अगर रीड करके तो समझ में आ जाएगा। सेम सेबी पढ़ लोगे, कोई भी बीच में कोई सेक्शन आएगा तो रीड करके समझ में आ जाएगा, बस वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है। अब इन्होंने मेन बोर्ड के बारे में थोड़ा बहुत जो बता दिया है, अब क्या बता रहे हैं, एसएमई प्लेटफॉर्म। चलिए एसएमई क्या बोलता है, बॉम्बे का एसएमई है, ठीक है। यहाँ छोटी कंपनीज को कवर किया जा रहा है, तो लिस्ट किया जा रहा है किसको, एसएमई फ्रॉम दी अनऑर्गेनाइज सेक्टर। हम चाहते हैं कि ये भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में कन्वर्ट हो जाए। अनऑर्गेनाइज जो छोटी मोटी कंपनीज है, जिसको एक स्ट्रक्चर मिलेगा, सही तरीके से वो बिजनेस करेंगे, फंड रेज होगा, तो हम चाहते हैं कि ये इनके लिए अलग से प्लेटफॉर्म है ताकि इनको बढ़ावा मिले। समझ में आ गया पक्का? कुछ रिक्वायरमेंट्स दे रखी है एसएमए को, अगर यहाँ पे आना है तो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। सबसे पहले अपने आप को कंपनी के रूप में लाओ, कंपनी बनाओ, है ना। चलो चलो वापस। हाँ, तो पहले क्या करना पड़ेगा, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को हम क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनाइज हो जाओ। तो एसएमई बनने के लिए पहले क्या बनाना पड़ेगा, कंपनी। ऐसे तो ना लिस्ट हो जाओगे, ठीक है। चलिए फाइनेंशियल पोजीशन भी थोड़ी बेटर होनी चाहिए आपकी। तो भाई एटलीस्ट देखो, एसएमई है, बड़ी कंपनी तो होगी नहीं, तो क्या लिखा है, नॉट मोर देन 25 करोड़ से ज्यादा नहीं। मतलब तुम्हें एक तरीके से लिमिट पता चल गई। क्या लिमिट पता चल गई, कि इससे ज्यादा बड़ी होगी तो भैया आप बड़ी कंपनी कहलाओगे, ठीक है। अदरवाइज आप इससे छोटे ही रहो, कम रहो। आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए। देखो जितनी भी कंपनी लिस्ट हो रही है, भले ही छोटी कंपनी हो रही है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड हमेशा अच्छा होना चाहिए, ठीक है। तो आपकी नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए। टेंजिबल एसेट की बात करेंगे तो आपका 1.5 करोड़ तक का टेंजिबल एसेट होना चाहिए। आपका ट्रैक रिकॉर्ड की बात करेंगे तो आपका ट्रैक रिकॉर्ड पिछले 3 साल में अच्छा खासा होना चाहिए। ऐसे ही कोई भी कंपनी आके रजिस्टर्ड नहीं होगी। ये भी छोटे लेवल में ही बता रहे हैं अभी, ठीक है। अब आपकी बैलेंस शीट हमेशा प्रॉफिट दिख रहा होना चाहिए, लॉस नहीं दिखना चाहिए। ये सबको एक साथ मिला के हम ट्रैक रिकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। चलो, अब अगर आपकी कंपनी ऑलरेडी कंपनी थी तो हम पिछले 3 साल का देख लेंगे। हो सकता है आपकी कंपनी स्टार्टिंग से कंपनी नहीं थी, आप एक पार्टनरशिप फर्म थे, आप एक सोल प्रोप्राइटर थे, या तो आप एक एलएलपी थे। आपने अपने आप को कन्वर्ट किया। अगर आपने अपने आप को कन्वर्ट किया है तो हम कंबाइंड देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल 5 साल, ठीक है, हम पिछले 3 साल का देख रहे हैं। इन 3 साल में से पहले स्टार्टिंग के 2 साल में आप एक पार्टनरशिप फर्म थे, लास्ट वाले साल पे आप कंपनी बने। अब कंपनी की बैलेंस शीट तो भैया पिछले 1 साल में बनी, लेकिन उन्होंने कहा पार्टनरशिप फर्म भी थे पिछले 2 साल में, तो पार्टनरशिप की भी हम पूरा तीनों को कंबाइन कर देंगे और कंबाइंड ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे कि आपका अच्छा खासा रिकॉर्ड होना चाहिए। हमेशा प्रॉफिट आना चाहिए, नेटवर्थ आपकी पॉजिटिव दिखनी चाहिए, ये सारी चीजें होनी चाहिए। या फिर अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है, आपकी कोई कंपनी किसी प्रोजेक्ट में काम कर रही थी, वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जो कंप्लीट नहीं हो पाया, नॉट कंप्लीट इट्स ऑपरेशन, तो फिर हम क्या देखेंगे, हम ये देखेंगे कि आपको फंडिंग किसने दी है, आपको पैसा किसने दिया है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए। फंडिंग अगर किसी बैंक ने दी है, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने दिया है, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने दिया है, या कोई एक ग्रुप कंपनी ने दी है जो ऑलरेडी अच्छे खासे कौन है बच्चा, पिछले 2 साल से लिस्ट है। मतलब बैंक ने दी है, बैंक पिछले 2 साल से लिस्ट है क्या, मतलब जिसने फंडिंग दी है, जिसने आप पे भरोसा किया है ना,
वो कितनी अच्छी है उसका रिकॉर्ड हम देखेंगे। तो चाहे वो बैंक हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सेंटर स्टेट गवर्नमेंट, तो भैया इनको तो वैसे कोई कुछ बोल नहीं सकता, सरकारी है बच्चा ये, ठीक है। तो इन शॉर्ट, या तो आपका रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं है, लंबा प्रोजेक्ट था, तो आपको फंडिंग कहाँ से मिली है, फंडिंग वाली कंपनीज का हम ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे पिछले 2 साल का। बात समझ में आ रही है? पक्का? नेक्स्ट, पॉजिटिव हमेशा आपकी बैलेंस शीट में हमें कैश अक्रूवल, पॉजिटिव कैश दिखना चाहिए। एनी ऑफ द ईयर आउट ऑफ द लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 साल में से किसी भी एक साल में आना चाहिए। कैश अक्रूवल का मतलब बताया इन्होंने, हम वो अर्निंग देखेंगे ये जो बिफोर डेप्रिसिएशन और बिफोर टैक्स होगा। एंड आपकी जो नेटवर्थ होगी वो हमेशा क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट, अदर रिक्वायरमेंट्स क्या है, वेबसाइट आपकी कंपलसरी होनी चाहिए, ठीक है। मैंडेटरी, आपकी सारी की सारी सिक्योरिटीज किस फॉर्म में होनी चाहिए, डीमैट होनी चाहिए। नॉट चेंज, आपके प्रमोटर पिछले कितने साल में, जब भी आपने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने के लिए एप्लीकेशन डाला, ठीक है, वहां से पिछले 1 साल में आपका प्रमोटर नहीं बदला होना चाहिए, प्रमोटर सेम होना चाहिए। क्या प्रमोटर बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं बच्चा, ठीक है। हम चाहते वो एक ही प्रमोटर है, क्योंकि अब आपने तुरंत प्रमोटर बदला, भैया उसके आइडियाज में हमें थोड़ा ना भरोसा है। हम तो वो चाह रहे हैं जो अभी तक ट्रैक रिकॉर्ड में अच्छा प्रमोटर था, मतलब इसने अच्छे से कंपनी चलाया, आगे भी यही अच्छे से चलाएगा, इस भरोसे में। ये सब इन्होंने कहा, छोटी एसएमई प्लेटफॉर्म में अगर आपको रजिस्टर्ड होना है, लिस्ट होना है, तो ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन है। ऐसे ही मेन बोर्ड की बहुत सारी होती है, मेन बोर्ड की उन्होंने कुछ नहीं बताई है, इससे 100 गुना होती है मेन बोर्ड की, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे, यहाँ नहीं, आगे दूसरे चैप्टर में। ये एक छोटा सा एक और है, क्या लिखा है, एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का था ऐसे में, ये क्या लिखा है, एनएससी का इमर्ज प्लेटफॉर्म। एनएससी का एसएमई प्लेटफॉर्म का ही नाम इमर्ज है, इसमें वर्ड इमर्ज बस लिखा हो। इमर्ज मतलब क्या होता है, ग्रोइंग, अभी छोटी है, आगे चल के बड़ी हो जाएगी। कंपनीज पोटेंशियल, इनके पास पोटेंशियल है, अनलॉक वैल्यू इमर्ज बिगर स्टेज, ये अभी छोटे लेवल में है, जब इनको सपोर्ट मिलेगा, फंड रेस करेंगे, तो ये एक बड़े लेवल में पहुंच जाएंगे, ठीक है। इन्वेस्टर विद दी, क्या लिखा है, एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, टू इन्वेस्ट, ठीक है, प्रॉमिसिंग, एसएमई हो गया, टेक्नोलॉजी इन्होंने बोल दिया, स्टार्टअप्स हो गया। तो इन शॉर्ट इन्होंने कहा कि भैया हम एक तरीके से छोटी कंपनीज जो टेक्नोलॉजी में काम कर रही है, लग रहे हैं इसके चांस है बड़े होने के, तो इनको एक तरीके से ग्रो करवाना चाहते हैं, इनको हम अपॉर्चुनिटी देना चाहते हैं कि भैया ये भी आए, बड़ी कंपनीज बने। बात समझ में आ गई? जनरल बातें कर दी है, खत्म। ये अभी पढ़ने के लिए एलिजिबल नहीं हो, इसके लिए पहले मेन बोर्ड समझोगे, फिर इमर्ज समझोगे, जो ये डिटेलिंग्स है, ठीक है। ये एक पिक्चर बस दे रखी है उन्होंने। नेक्स्ट क्या लिखा है, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म, क्या बताया था शॉर्ट में, स्टार्टअप इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म क्या करेंगे, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज है जो कहाँ दे रखे हैं, सेबी आईसीडीआर में। सेबी आईसीडीआर में अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल करोगे तो आपको मिल जाएगा। कैसी कंपनीज आती है, नीचे एप्लीकेबिलिटी में बताया, इन्होंने कहा जो टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड है, इनोवेटिव आइडियाज क्या है उसका, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, डेटा एनालिटिक्स की बात हो रही है, बायोटेक्नोलॉजी मतलब बायो की बात हो रही है, साइंस फील्ड की बात हो रही है, नैनो टेक्नोलॉजी मतलब छोटी मोटी टेक्नोलॉजीज जो होती है, छोटे लेवल में बड़ा धमाका करने वाली टेक्नोलॉजी। ये एग्जांपल्स दिए उन्होंने। अगर आपका बिजनेस इस टाइप का है तो आप बहुत इनोवेटिव हो, इनके लिए अलग से बस प्लेटफॉर्म है, आओ इस प्लेटफॉर्म में आके अपने शेयर्स को लिस्ट कर लो और यहाँ से फंड रेस करो, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे कहा 25% प्री इशू कैपिटल एटलीस्ट, कितने, पिछले 2 सालों में, हेल्ड बाय क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बाय। देखो स्टार्टअप कंपनीज में हम जैसे छोटे मोटे प्लेयर्स भरोसा नहीं करेंगे, इसमें आएंगे बड़े प्लेयर्स। बड़े प्लेयर्स क्या थे, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल्स बाय। तो भैया ये स्टार्टअप कंपनीज क्योंकि वो दूर का विजन देख पाते हैं, दूर की सोच रखने वाले लोग होते हैं, तो पिछले 2 साल से हम ये देखेंगे कि भैया 25% पैसा इन लोगों का लगा हो, बड़े प्लेयर्स का। बड़े प्लेयर्स में कौन आ रहा है, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, और फैमिली ट्रस्ट भी आ जाएंगे। ट्रस्ट है लेकिन फैमिली ट्रस्ट जिसकी नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए, मोर देन 500 करोड़, मतलब बड़े प्लेयर्स, ठीक है। फिर क्या लिखा है, एआई, वो वाला एआई नहीं है, वे कौन सा वाला है, एग्रीगेटेड इन्वेस्टर्स, इसकी भी डेफिनेशन होती है, अभी दी है लेकिन अभी इसमें बड़े प्लेयर्स है भी, ठीक है, जिनका पर्पस होता है कि इनोवेटिव आइडियाज में पैसा लगाना होता है, इनका मेन फोकस ये रहता है, ठीक है। और कुछ यहाँ पे रेगुलेटेड एंटिटीज है, कुछ रेगुलेटेड एंटिटीज है, ये लोग बड़े प्लेयर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये लोग एटलीस्ट 25% पैसा इन स्टार्टअप्स में पैसा लगाएंगे। बात समझ में आ रही है? अब सबसे पहला उसमें कैटेगरी थर्ड, ये क्या लिखा है, लेकिन कौन सी कैटेगरी पढ़ी है क्या, आस्था ने सबसे सही आंसर दिया है। मुझे ये बताओ, रुको रुको,
फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, खोलो जाओ फर्स्ट चैप्टर में, जल्दी जाओ। आस्था ने पहले सही बोला था, भूल गई ये भी। कैटेगरी थर्ड तुम लोग के दिमाग में कि कॉम्प्लेक्स एआईएफ में चले गए, जबकि हम क्या पढ़ रहे, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। पुराना एक्ट पुराने सिलेबस में भी था, ठीक है। 3 कैटेगरीज होती थी, अब कैटेगरी खत्म हो गई है। पहले होती थी एफपीआई की कैटेगरी 1, 2, 3, अब थर्ड को हटा दिया, सेकंड के साथ ही मर्ज कर दिया है, तो वो अभी भी पुराना ही लिखा हुआ है थर्ड, उसे सेकंड समझ जाओ। समझ गए? अब सेकंड में आते हो तो कौन है? जो वन में गवर्न नहीं होती थी, इंडिविजुअल ये सारे सब मिलके थे, समझ गए ना? अब उधर तो नहीं पहुंच गए ना एआईएफ की थर्ड कैटेगरी में। चलो ये इनकी गलती है। नेक्स्ट आते, एंटिटी मीट ऑल द क्राइटेरियाज। हम उन एंटिटीज की बात करें जो ये सारी कंडीशन फुलफिल करेंगे, ये सब भी क्या हो जाएंगी, इनोवेटर ग्रोथ प्लेटफॉर्म में आएंगी, कवर होंगी, उसके लिए एलिजिबल है। हम पढ़ रहे 25% पैसा इनका लगाना चाहिए, तो 25% पैसा लगाने वाले लोग आइए, ठीक। पहला, पूल इन्वेस्टमेंट फंड, मिनिमम एसेट्स कितना लिखा है? 100, देखो ना पीछे भी तो लिखा है, 150 मिलियन US डॉलर, मतलब बाहर के, है ना। चलो, रजिस्टर्ड फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटर इन द जुरिडिक्शन ऑफ विच इट इज रेसिडेंट। बच्चे ये सब बाहर के लोगों की बात हो रही है, ये बाहर के लोगों, है ना। फॉरेन पोर्टफोलियो बोल सकते हैं एक तरीके से, ठीक है। ये बाहर के बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ 25% इन इनोवेटिव आइडियाज में पैसा लगाएंगे, ठीक है। तो बाहर के रेगुलेटर फाइनेंशियल, जैसे हमारा आरबीआई है, आरबीआई ने कहीं और लगाए, तो वहां किसी और कंट्री का आरबीआई यहाँ पे आके लगा रहा है, वो 25% लगाएगा। रेसिडेंट ऑफ द कंट्री सिक्योरिटी मार्केट, ऊपर लिखा था फाइनेंशियल मार्केट, और ये सिक्योरिटी मार्केट रेगुलेटर, डिफरेंस समझ पा रहे हो? जैसे यहाँ हमारा सेबी है, आरबीआई, सेकेंड वाले एग्जाम्पल में आरबीआई, और यहाँ पे क्या है, सेबी। तो यही उन्होंने बोला कि उनके साथ साइनिंग सिग्नेटरी टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन अग्रीमेंट हो रखे हैं, ठीक है। अग्रीमेंट बायलेटरल हो सकता है, ये सारी चीजें मल्टीलेटरल हो सकती है। बायलेटरल मतलब क्या, दो के साथ अग्रीमेंट। मल्टीलेटर मतलब बहुत सारी कंट्रीज के साथ। यूनिलेटर मतलब किसी के साथ कोई अग्रीमेंट, हम ही अकेले हैं, ठीक है। इट इज नॉट रेसिडेंट, ध्यान रखना वो इससे बिलोंग ना करे। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, कुछ क्लिक होना चाहिए, दो बातें बताई थी मैंने। टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे थे और मनी लॉन्ड्रिंग, वेरी गुड। इन्होंने कहा कि अगर आप ऐसे कंट्री से बिलोंग करते हो जो क्या करे, मतलब आप इनके रेसिडेंट ना हो, इनके रेसिडेंट ना हो, मतलब आप साफ सुथरी कंट्री से हो, ठीक है, पाकिस्तान ना हो, ठीक है। चलो, तो क्या लिखा है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग जुरिडिक्शन हैव स्ट्रैटेजी, आपने, ठीक है, आपकी जो कंट्री है, आपकी कंट्री ने स्ट्रैटेजी बनाई है मनी लॉन्ड्रिंग को, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग मतलब रोकने के लिए, तो आपकी कंपनी अच्छी है, आप एलिजिबल हो। टेररिज्म को रोकने के लिए, उससे लड़ने के लिए आपने, हेलो 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 वापस, जुरिडिक्शन नॉट मेड सफिशिएंट प्रोग्रेस, आपने कुछ भी, है ना, अच्छी चीजें कर रखी हैं तो आप एलिजिबल हो, लेकिन आपने उन्हें रोकने के लिए कुछ भी नहीं किया तो आप खराब हो, आप एलिजिबल नहीं हो। बात समझ में आ रही है? हम पढ़ क्या रहे हैं यहाँ पर, इन्वेस्टर ग्रोथ प्लेटफॉर्म में इनोवेटिव कंपनीज आएंगी, ये इनोवेटिव कंपनीज तब एलिजिबल है जब 25% पैसा इनका लगा होगा। क्वालिफाइड फैमिली ट्रस्ट, एसिलेटेड इन्वेस्टर, और ये सारी एंटिटीज, तो एलिजिबल कौन होगा, ये फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में समझ में आ रहा है, अच्छी कंट्रीज, ठीक है। इन्वेस्टर एलोकेशन, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर समझते हैं, बॉडी, और नॉन इंस्टीट्यूशनल मतलब इंडिविजुअल, दोनों के क्राइटेरियाज होते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया था। इंडिविजुअल्स भी खरीद सकते हैं, नॉन इंस्टीट्यूशनल भी। नॉन इंस्टीट्यूशनल इंस्टीट्यूशनल सबका एलोकेशन होता है, बस वो यही बता रहे हैं और कुछ बताया नहीं है। यहाँ पे खत्म करते हैं, और सोशल